ठगी करने के रूप बदल रहे हैं। ज़माना बदल रहा है तो ठग लोगों के जो तौर और तरीके हैं वह भी बदलने चाहिए, और उन्होंने बदल भी लिए हैं। ऐसी ही एक घटना, ऐसा ही एक वाकया, ऐसी ही एक कहानी आज मैं लेकर आया हूँ। वह आपको जाननी ज़रूरी है। नमस्कार, मैं कुलदीप अवस्थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और सानंद जीवन जी रहे होंगे, लेकिन आज की कहानी आपको जाननी ज़रूरी है। यह कहानी, यह खबर, यह वाकया ग्वालियर मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक व्यवसायी से राजनेता बने हैं विजय शर्मा। वह एक ठगी का शिकार हुए हैं, वह एक ठग गिरोह का शिकार बन गए हैं। उन्होंने लगभग 50 लाख, माने प्रॉपर राशि है 49 लाख का उन्हें नुकसान हुआ है। ठगों ने उन्हें ठग लिया है। यह घटना कैसे हुई? साइबर धोखाधड़ी के माध्यम से, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तत्व भी शामिल हैं। इस ठगी को एक अफ्रीकी युवक और एक भारतीय महिला ने मिलकर अंजाम दिया है, जिन्होंने विजय शर्मा, जो कि पहले व्यापारी हुआ करते थे, अब वो नेता हैं, को अपने जाल में फंसाने के लिए एक धोखाधड़ी भरा नैरेटिव तैयार किया। इस मामले में न केवल ग्वालियर बल्कि पूरे देश में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। यह ठगी तब शुरू हुई जब शर्मा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया गया। महिला ने खुद को ब्रिटेन की एक फार्मा कंपनी में एनालिस्ट बताते हुए कहा कि उनकी कंपनी को एक विशेष हर्बल प्रोडक्ट की ज़रूरत है। उसमें शर्मा को यह विश्वास दिलाया गया कि यदि वह इस प्रोडक्ट की आपूर्ति कर सकते हैं तो उन्हें अच्छा मुनाफा होगा। शर्मा ने उसकी बातों पर भरोसा करते हुए प्रोडक्ट खरीद कर भेज दिया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वे धोखे का शिकार हो गए हैं। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि कैसे साइबर ठग लोगों की भावनाओं और लालच का फायदा उठाते हैं। धोखाधड़ी का एहसास होते ही शर्मा ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया। पुलिस अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम यूनिट को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए। उन्होंने संचार के जो भी उनके स्रोत हैं उनको ट्रेस करते हुए इसे नोएडा से संचालित होने वाली ठगी के रूप में पहचान भी लिया। कि साइबर अपराधियों के नेटवर्क कितने व्यापक और संगठित हो सकते हैं, यह समझने का आप भी प्रयास करिएगा। जांच के दौरान अधिकारियों ने उन फ़ोन नंबरों और सोशल मीडिया खातों की जांच की जिनका उपयोग ठगी में किया गया था। इससे उन्हें कई संदिग्ध बैंक खातों की पहचान करने में मदद मिली जहां पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे। पुलिस ने इस चरण के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य भी इकट्ठे किए, जिससे उन्हें संदिग्धों के स्थान का पता लगाने में मदद मिल गई। यह प्रक्रिया काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तकनीकी उपकरण और तरीके लगातार वो बदलते रहते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण सफलता मिली। पुलिस ने नोएडा में एक अपार्टमेंट पर छापा मारकर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम था तेरी ओवन, जो अफ्रीका का निवासी है, और बीनस रावत, जो भारत की रहने वाली है। छापे के दौरान अधिकारियों ने एक लैपटॉप, 5 मोबाइल फ़ोन, 4 डेबिट कार्ड और 17,500 रुपये नकद जब्त भी कर लिए। ये सबूत उनके इस जालसाजी में शामिल होने की पुष्टि करते हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ करने पर पता चला कि वे लंबे समय से इस तरह की धोखाधड़ी
देश के लोगों के साथ कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने बताया कि अफ्रीकी युवक कुछ समय पहले नोएडा में संचालित हो रहे एक साइबर कॉल सेंटर में कार्यरत था और यह संबंध दर्शाता है कि संगठित अपराध सीमाओं को पार कर सकता है, विदेश भी इसमें शामिल हो सकता है और विभिन्न भूमिकाओं में कई खिलाड़ियों को इसमें शामिल कर सकता है। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर रही है ताकि इनके ऑपरेशनों और अन्य सहयोगियों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा पुलिस यह भी जानने की कोशिश करेगी कि क्या इन दोनों ने अन्य किसी व्यक्ति या व्यवसायी को भी अपना शिकार बनाया है या फिर ग्वालियर के शर्मा जी को। यह मामला आज के डिजिटल युग में व्यक्तियों के सामने आने वाले खतरों की स्पष्ट याद दिला देता है। ठग अब अधिक और तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, आप जान लीजिए। इसलिए लोगों को अनजान पक्षों के साथ ऑनलाइन लेन और देन या संवाद करते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। त्वरित लाभ का लालच अक्सर विवेक को धुंधला कर देता है और गंभीर वित्तीय नुकसान का कारण भी बन सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी और वित्तीय लेन देन को सुरक्षित रखने के उपाय करें। इसके अलावा यह घटना अकेली नहीं है, यह भारत में बढ़ती साइबर धोखाधड़ी की प्रवृत्तियों को दर्शाती है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां जैसे अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने की चुनौती का सामना कर रही हैं भैया, जबकि वे लोगों को संभावित धोखाधड़ियों के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। सरकार और विभिन्न संगठन द्वारा इस दिशा में कई जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोग इन धोखाधड़ियों से बच सकें। चलिए, इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अधिकारी यह भी देख रहे हैं कि क्या इस जोड़ी का या उनके सहयोगियों द्वारा अन्य पीड़ितों को भी निशाना बनाया गया है। पुलिस सभी से अनुरोध कर रही है कि यदि वे समान धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं तो वे आगे आएं और अपने अनुभवों को साझा करें। धोखाधड़ी किसने की, कैसे की, बताएं। इससे न केवल पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद मिलेगी बल्कि अन्य संभावित पीड़ितों को भी सावधान रहने की प्रेरणा मिल सकती है। विजय शर्मा का अनुभव ऑनलाइन लेन देन और संचार से जुड़े खतरों के बारे में एक चेतावनी कथा है। समझ लीजिए आप, यह न केवल व्यक्तिगत सतर्कता की आवश्यकता को उजागर करता है बल्कि साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ मजबूत नियामक उपायों की आवश्यकता पर भी जोर देता है। लोगों को चाहिए कि वे अपने व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत ध्यान दें ताकि हम ऐसे धोखेबाजों से बच सकें जो हमारी मेहनत की कमाई को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए आवश्यक होगा कि वे साइबर अपराध से निपटने और नागरिकों को ऐसे धोखाधड़ी स्कैम से बचाने के लिए अपनी रणनीतियों को अनुकूलित करें, समय के अनुसार बदलें। पहले धोखाधड़ी अलग तरीके की होती थी, अब धोखाधड़ी के नायाब तरीके इन ठगों ने खोज लिए हैं। तब फिर इनके बचाव के भी हमें नायाब अलग तरीके खोजने होंगे ना। इसके लिए तकनीकी ज्ञान और समुदाय स्तर पर जागरूकता फैलाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो चला है ताकि लोग ऐसी घटनाओं से बच सकें और अपने धन एवं व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। विजय शर्मा की
कहानी हमें यह सिखाती है कि सावधानी बरतना सबसे अच्छा उपाय होता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, किसी भी संदिग्ध स्थिति या प्रस्ताव पर तुरंत संज्ञान नहीं लेना चाहिए, ताकि हम ऐसे धोखेबाजों से बच सकें जो हमारी मेहनत की कमाई को लूटने के लिए नज़र लगाए बैठे हैं। आइए अब बात करते हैं उन संकेतों की जो हमें ऐसी धोखाधड़ी मामलों से बचने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर कोई व्यक्ति आपको अनजान तरीके से संपर्क करता है, तब आपको बहुत अच्छे मुनाफे का वायदा भी करता है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। अक्सर ऐसे जो प्रस्ताव हैं वह वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। दूसरा संकेत यह भी हो सकता है कि यदि आपको किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा पैसे भेजने के लिए कहा जाता है जो आपने पहले कभी नहीं सुना या देखा हो, ऐसे मामलों में हमेशा जांच पड़ताल करें और सुनिश्चित करें कि आप जिस कंपनी या व्यक्ति से संपर्क कर रहे हैं वह वैध है कि नहीं है। तीसरा संकेत यह भी हो सकता है कि यदि आपको किसी प्रकार का दबाव महसूस होता है, जैसे जल्दी निर्णय लेने का दबाव, तो यह एक बड़ा लालच या बड़ा लाल झंडा हो सकता है। ठग अक्सर लोगों पर जल्दी निर्णय लेने का दबाव डालते हैं ताकि वे सोच समझकर निर्णय न ले सकें। अंततः अगर आप किसी संदिग्ध गतिविधि का सामना करते हैं या किसी व्यक्ति पर संदेह करते हैं तो तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर क्राइम सेल से संपर्क करें। आपकी एक छोटी सी सूचना किसी बड़े अपराध को रोकने में मदद कर सकती है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी जानकारी साझा करने से पहले पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम किसके साथ बातचीत कर रहे हैं। विजय शर्मा की कहानी हमें यही सिखा रही है, सावधानी ही सुरक्षा का सबसे बड़ा उपाय होता है।